हो गया? क्वेश्चन नहीं मिल रहा था? नहीं, ऐसे मिला था एक, उसका नहीं ज्यादा मिला। ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन नहीं मिला? ऐसा कैसे हो गया बेटा? बोले तो नहीं, इसमें ज्यादा फायदा भी नहीं है क्वेश्चन। होगा तो जरूर बेटा। या तो ट्रांसफार्मर कम है बेटा, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, लिखिए लिखिए इन एन, इन ये कर दो, इन ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, 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 in a step of transformer, देखिए the number of turns in primary and secondary coils, number of turns in primary and secondary coils, number of turns in primary and secondary coils are 20 and 200 respectively, 20 and 200 respectively, 20 and 200 respectively. Primary and secondary coils are 20 and 200 respectively. तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 20 और कितना होता है आपका 200 होता है, 20 एंड 200 रिस्पेक्टिवली, ठीक, 20 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। लिखिएगा इफ इनपुट पावर इज 500 watt and input power is 500 watt and input current is 2.5 ampere, then determine input current is 2.5 ampere, then determine output voltage through secondary coil, output voltage through secondary coil. आउटपुट वोल्टेज थ्रू सेकेंडरी कॉइल के थ्रू हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा वो आपको निकालना है बेटा। आउटपुट वोल्टेज थ्रू सेकेंडरी कॉइल, हाँ बेटा 2000 क्या वोल्ट और लोग
कितने होगा 2000 आया? मत करने बेटा। देखो जब तक कुछ एफिशिएंसी वगैरह ट्रांसफार्मर के नहीं दिया रहेगा बेटा, तब तक हम लोग आइडियल ही मान के बोलेंगे। अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो आइडियल है कि नॉन आइडियल है, तब उस कंडीशन में ऑलवेज हम लोग उसे आइडियल एज ए ट्रीट करेंगे। ठीक, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों बराबर होते हैं। इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होगा? बराबर होगा अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन है। ठीक, तो यहाँ से P की वैल्यू आपने पढ़ा है V इंटू आई होता है, P इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो ये P प्राइमरी के थ्रू जो हम लोग दे रहे हैं, ये V प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी, VP इंटू IP हो जाएगा। आपको प्राइमरी कॉइल के थ्रू कितना पावर दिया गया? कितना? 500 वाट। और आपको VP की वैल्यू यहाँ पे IP कितना दिया गया है? 2.5 एम्पियर है। तो BP की वैल्यू निकालोगे 500 अपान 2.5 डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 200 वोल्ट। यानी कि इनपुट जो पावर है, ठीक है, वो हमने प्राइमरी कॉइल के थ्रू जो इनपुट दे रहे हैं वो मिल गया हमें। अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था बेटा VS अपान VP इक्वल टू आई की जरूरत तो है नहीं, की जरूरत है? कर नहीं पूछा है ना, तो NS अपान NP के बराबर हो जाएगा। BS अपान BP इक्वल टू NS अपान NP, क्योंकि आई की वैल्यू हमें नहीं पूछी गई है, नहीं तो आई के टर्म में भी निकाल लेते हैं। तो BS की वैल्यू चाहिए, BP की वैल्यू आपको आया 200, NS की वैल्यू सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स 200 और प्राइमरी में 10 टाइम्स गया। तो VS की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2000 वोल्ट। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज कितना आउटपुट मिलेगा? 2000 वोल्ट मिलेगा अगर आपने 20 वोल्ट इनपुट आपने दिया है। ठीक, तो जितना NS की वैल्यू जिस रेशियो में जितनी ज्यादा होगी, वहां से आउटपुट जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इनपुट और आउटपुट की वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक, हो गया। चलो, हमारा हिंदुस्तान अभी 2 महीने पहले दरवाजों की पेंटिंग हुई थी। हाँ, पूरा पोर्शन क्या हुआ था? पेंट हुआ था, फिर से तोड़ के दरवाजे लग रहे हैं। एक बार बिल गया कहाँ पे? दरवाजों की पेंटिंग पे। फिर दोबारा मिल जाएगी क्या? तोड़वाने पे। फिर दोबारा मिल जाएगी फिर इसकी भी पेंटिंग पे, है ना। चलो, परंपरा है ये। क्या करोगे बेटा? नहीं, प्री डिसाइड कुछ होता नहीं ना यहाँ। प्रॉब्लम तो ये है। अब वो रहेगा, उसका बजट नहीं है। ठीक, अब जो भी कह लो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बस अर्थ ये है कि हो गया बेटा। नहीं, जैसे शेड्यूल करनी है तो एक बार जो भी करना है उसी समय शेड्यूल बना दो, सारी चीजें सिस्टमेटिक हो जाएंगी। ठीक, तो लेकिन होता क्या है? हो गया बेटा। चलो आगे लिखिएगा। नेक्स्ट, अगर हमारा लिखिएगा, हेडिंग करिएगा इफिशियंसी। कल नहीं हुआ था ना? देखो, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कर लीजिए, तब को शो कराते हैं। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो बेटा, किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी आपकी होती है, कोई भी एनी सिस्टम हो, उसकी जो एफिशिएंसी आपकी होती है वो आउटपुट अपान क्या? इनपुट। ठीक, यानी कि जो आउटपुट उस सिस्टम से आपको मिल रहा है, जितना उसको इनपुट दिया गया, उनके रेशियो के बराबर होता है। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग पावर के टर्म में बोलते हैं, तो एफिशिएंसी जो आपकी होगी ट्रांसफार्मर की, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर इंटू क्या? परसेंटेज में लेंगे तो 100, अगर आपका फ्रैक्शन में लेंगे तो आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर क्या लेंगे। क्योंकि जनरली पूछा जाता है या दिया जाता है बेटा, परसेंटेज में दिया जाता है, तो आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर इनटू क्या? 100 कहते हैं। ठीक, जैसे कोई भी चीज कितना इफिशिएंट, इफिशिएंट मतलब कितना, कह लो क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षता, कितना उससे हमें आउटपुट मिल सकता है, कितना फायदेमंद होगा,
वो डिपेंड करता है उसकी इफिशियंसी पे। अगर इफिशियंसी की वैल्यू जितनी मैक्सिमम होगी, आप बोलोगे उससे आउटपुट वैल्यू जो होगी उतनी ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे लिखिएगा इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए efficiency is defined as the ratio of output power and defined as the ratio of output power and input power, ratio of output power and input power, defined as the ratio of output power and input power, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर। तो लिखिए आप यहां से जब दिखाएंगे बेटा तो इफिशियंसी को ईटा से दिखाते, परसेंटेज निकाल लेते हैं बेटा। तो पी आउटपुट अपान क्या, पी इनपुट इंटू 100, पी आउटपुट अपान पी इनपुट इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इसी को हम लोग इफिशियंसी कहते हैं। अब आउटपुट पावर की वैल्यू जो आपकी होगी, जो हमारा क्या होगा आउटपुट पावर होगा, अगर हम लोग लेते हैं वोल्टेज वगैरह के टर्म में तो Vs इंटू आई एस अपान Vp इंटू क्या Ip, आउटपुट यानी सेकेंडरी कॉइल के थ्रू जो हमें बेटा वोल्टेज और करंट मिलेगा, और अपान जो प्राइमरी कॉइल के थ्रू हम लोगों ने दिया था, तो इस केस में Vs इंटू आई एस अपान Vp इंटू Ip इंटू कितना 100। तो इसे कहते हैं बेटा परसेंटेज इफिशियंसी। एक रिलेशन ये यूज कर लिया, दूसरा हम लोग ये यूज कर लेते हैं। तो इसके बेस पे जो भी इफिशियंसी को रिलेट करते हैं आप निकाल लेते हैं। अगर ट्रांसफार्मर आपका आइडियल होगा तो पी इनपुट और पी आउटपुट बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो इफिशियंसी आपकी 1 या 100% ले लेते हैं, ठीक। बट नॉर्मली जो आपको मिलता है मार्केट में वो 70 to 90% इफिशियंसी वाले ट्रांसफार्मर अवेलेबल हैं, ठीक। या उससे अगर आपको वहां पे कनेक्टिविटी वगैरह घटाएंगे तो बिलो भी हो सकता है। यानी मैक्सिमम जो हमें इफिशियंसी मिल सकती है प्रैक्टिकली वो अप टू 90% तक ऑब्जर्व्ड है, ठीक। तो लिख लेंगे फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, P इनपुट या P आउटपुट इक्वल टू होता है P बेटा इनपुट। सो ईटा की वैल्यू 1 और 100% हो जाएगा। ईटा की वैल्यू जो आपकी होती है 1 यार क्या कह लेते हैं हम लोग 100% कह लेते हैं। अगर इनपुट और आउटपुट इफिशियंसी बराबर है तो उस कंडीशन में उसकी जो वैल्यू आपकी होगी वो 100% होगी, ठीक। हाँ बेटा नहीं, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी आपकी लॉस होगी, और एनर्जी का अगर लॉस हो रहा है तो कभी भी 100% वो नहीं हो सकता है, ठीक। लिखिए नीचे नेक्स्ट टाइम से, बट प्रैक्टिकली इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, बट प्रैक्टिकली efficiency of transformer, but practically efficiency of transformer lie between 70% to 90%। जो प्रैक्टिकली बेटा ट्रांसफार्मर यूज होता है ना उसकी एफिशिएंसी लगभग 70 से 90% के बीच में होता है। डाटा में भी फ्लक्चुएटेड 60 to 85 या 80 तक भी दिया जाता है कहीं कहीं, ठीक। अब डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी जो बाइंडिंग वगैरह है उनके बेस पे भी, लेकिन जनरल जो आपको अगर ठीक ठाक कंडीशन क्या है तो 70 to 90% दिया जाता है उसकी एफिशिएंसी की वैल्यू, ठीक। तो एफिशिएंसी जो होती है वो हम लोग चेंज करते हैं, और चेंजिंग जो आपकी होती है वो डिपेंड करता है किस पे, एक तो जो आर्मेचर आपने कॉइल बनाया है उसका जो कोर है, ट्रांसफार्मर का जो कोर है उसमें कितनी प्रॉपर आपका इंसुलेटिंग वगैरह है। दूसरी कंडीशन आपका होता है उसमें जो फ्यूल फील्ड किया जाता है इंसुलेशन के लिए वो कितना प्रॉपर है, ठीक है। बाकी जो और मटेरियल आप यूज करते हैं उस पे, यानी लॉस ऑफ हीट यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर इन्वायरमेंट आपका क्या होगा टेम्परेचर लो होगा तो लॉस ऑफ हीट तेजी से होगा, लॉस ऑफ हीट तेजी से होगा तो एफिशिएंसी की वैल्यू और भी घट जाती है, ठीक है। तो वो केस आपके होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एफिशिएंसी थोड़ी बहुत अप डाउन होती है, ठीक। तो नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, क्या लिख लिया आपने प्रैक्टिकली कितना लिखा 70 to 90%, ठीक। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब आप करोगे बेटा तो उस केस में जो इनपुट होगा वो आउटपुट और जो लॉस है उन दोनों के क्या होगा
बराबर होगा। तो लिखिएगा फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखो, अगर प्रैक्टिकली हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के लिए बेटा, फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पी इनपुट, यानी कि जो हम लोग पी लेंगे बेटा, पी इनपुट की जो वैल्यू आपकी होगी ये पी आउटपुट और प्लस पी लॉसेज, यानी कि जो हमारा लॉस हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर में। अभी कल बताया गया था हमिंग साउंड लॉस हो गया, हिस्टैरिसीस लॉस हो गया, फिर आपका क्या एडी करंट लॉस हो गया, डिफरेंट टाइप के आपके कॉपर लॉस हो गया, डिफरेंट टाइप के लॉसेज होते हैं। उस लॉस में जो एनर्जी खर्च हो रही है, पावर खर्च हो रहा है, और जो आउटपुट आपको मिलेगा उन दोनों का सम पी इनपुट के बराबर होगा। और अभी हम लोगों ने एफिशिएंसी पढ़ा, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। तो बेसिक फार्मूला जो हमने पीछे लिखा वही होता है। बट अगर कहीं आपको आउटपुट वैल्यू या इनपुट वैल्यू या आपका लॉसेस के टर्म में दिया गया है, तो उस केस में हम लोग इसी को लिख सकते हैं बेटा, एफिशिएंसी जो आपकी होगी तब लिखेंगे पी आउटपुट अपॉन कितना, पी इनपुट इंटू 100 होता है। पी आउटपुट तो पी आउटपुट ही रह गया, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट की वैल्यू अगर आउटपुट के टर्म में हम लोग लिखेंगे, अगर आपको इनपुट नहीं दिया गया, आउटपुट और लॉसेस दिए गए हैं, तो उस टर्म में लिखोगे बेटा, तो ये पी आउट हो जाएगा प्लस पी क्या, लॉसेस जो आपके हो रहे हैं, इनटू कितना हो जाएगा, 100 के टर्म में है। अगर पी आउटपुट नहीं दिया गया, इनपुट और लॉस दिया गया है, तो पी आउटपुट की वैल्यू होगी पी इनपुट माइनस पी लॉस अपॉन क्या, पी इनपुट इंटू 100 हो जाएगा। जैसे अगर हमारा आउटपुट इनपुट दिया है तो सबसे सिंपल जो रिलेशन है उसको यूज कर लेंगे, अगर आउटपुट और लॉस दिया है तो आप इसको यूज करेंगे, अगर इनपुट और लॉस दिया है तो हम लोग लिख लेंगे, अगला रिलेशन बन जाएगा पी इन माइनस पी लॉस, क्या हो गया, पी इन माइनस पी लॉसेज अपॉन कितना, पी इन इंटू 100। यानी कि इनपुट और लॉसेज की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो उस कंडीशन में अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो पी इनपुट माइनस पी लॉस ये पी आउटपुट के बराबर हो जाएगा। अरे भाई इस रिलेशन से अगर पी आउटपुट निकालना है तो इसको इधर शिफ्ट करोगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा ना, तो पी इनपुट माइनस पी लॉसेज अपॉन पी इनपुट इंटू 100 के बराबर हो गया। तो ये डिफरेंट आपके रिलेशन हो गए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के लिए। बेसिक रिलेशन ये है, अगर इस फॉर्म में दिया सीधा रखेंगे, अदरवाइज इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी दी है दूसरी नहीं दी है तो उसके टर्म में हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। आज सेकेंड पीरियड केमिस्ट्री है बायो है बेटा, अच्छा कल कुछ लोग अटेंडेंस लगवा के चले गए हैं ना, अब मंडे को मिलेंगे। हाँ क्या कह रहे बेटा, हाँ 2 दिन बाद आना, आज छुट्टी है। हाँ आपने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी होगी जब सेकेंड क्लास या फर्स्ट सेकेंड थर्ड में रहे होंगे। हाँ कभी कभी झूठ जो है बड़ा नुकसानदायक होता है। पता नहीं एक बच्चा कोई शेर आया करके और किसी ने शेर ने उसको एंट्री उठा ले गया। ठीक, इधर आया, कौन आया जी? फायदा नहीं होता बेटा, झूठ बोलने फायदा बता दो ना, बताओ जरा। हाँ नहीं वो फायदा होता है, लेकिन जितना फायदा होता है उससे ज्यादा फिर नुकसान हो जाता है। ठीक, चलिए फिर आपका पर्सनल मैटर। हाँ एक हिंदी में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ ठीक, चलो लिखो, हो गया बेटा। लिखिए आगे, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर हेडिंग करना, लॉसेज क्या नुकसान क्या कौन से होते हैं, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। देखिएगा
in transformer some power is always lost due to अलग अलग फैक्टर की वजह से होता है बेटा। पहला वैसे लिख लीजिए कंटिन्यूअसली, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। जब भी इंडक्शन होता है बेटा ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ हीट होता है और इसी हीटिंग की वजह से ओवर हीटिंग पे ट्रांसफार्मर जल जाता है। तो लिखिएगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट कमा फ्लक्स लीकेज, कमा हो जाएगा फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्या होता है? जो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स बेटा जनरेट होगा वो कंप्लीटली सेकेंडरी कॉइल में पास आउट नहीं होता क्योंकि ओवर कॉइलिंग नहीं होती है। ठीक है, एक एंड पे हमारा एक साइड में क्या प्राइमरी कॉइल क्या होता है बाइंड अप होता है, दूसरे वाले पे सेकेंडरी होता है, तो कुछ ना कुछ हमेशा फ्लक्स का लीकेज होता है यानी नुकसान होता है। इसलिए भी हमारी क्या होगी आउटपुट पावर की वैल्यू जो होगी वो इनपुट से क्या होगा कम होगा। कामा करिएगा ईडी करंट, हमेशा कुछ ना कुछ ईडी करंट आपका डेवलप होता है, बोला गया था, इसीलिए लेमिनेटेड शीट के फॉर्म में यूज करते हैं कोर को। ठीक है, ईडी करंट कमा हिस्टेरेसिस, HYSTERIS, हिस्टेरेसिस एंड हमिंग लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस एंड हमिंग लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस एंड हमिंग लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस एंड हमिंग लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस एंड हमिंग लॉस। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे बेटा क्या होते हैं लॉसेज होते हैं जो ट्रांसफार्मर में एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग टाइप के ये लॉसेज है जो हमारे ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके बेस में हम लोग दिखा लेते हैं कि जो डिफरेंट आपके ट्रांसफार्मर है उनमें कौन कौन से लॉसेज होंगे। ठीक, अब इसी में जैसे हम लोग बात करते हैं अगर नंबर वाइज कहते हैं तो एक होता है कॉपर लॉस, जो हीटिंग वगैरह हो रही है कॉपर लॉस, क्योंकि जो हमारी वाइंडिंग होती है बेटा ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी है वो किसका बना होता है कॉपर। क्या कॉपर प्योरली कंडक्टिंग है? क्या कॉपर प्योरली कंडक्टिंग है? बेटा प्योरली कंडक्टिंग नहीं होता है, अरे कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है ना, और किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट आप फ्लो करा रहे हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ वहां पे हीट जनरेट होगा यानी लॉस होगी एनर्जी की। तो उस केस में उसके रेजिस्टेंस की वजह से कॉपर वायर में जो कॉइलिंग आपकी है उसमें रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेज आपके हो रहे हैं उसी को कॉपर लॉस कहते हैं। अगर सपोज दैट करंट हमारी आई फ्लो हो रही है तो उस केस में जो कॉपर लॉस की वैल्यू होगी आई इंटू आर के बराबर होता है। P इक्वल टू आई आर पढ़ा है ना, अरे P इक्वल टू पढ़ा होगा V इंटू आई, फिर पढ़ा होगा V स्क्वायर अपान आर, फिर पढ़ा होगा आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक, तो डिफरेंट रिलेशन आपके होते हैं। तो उस केस में जो पावर लॉस आपका होगा कॉपर वाइंडिंग की वजह से वो आई स्क्वायर इंटू आर के बराबर होता है। तो उसी को हम लोग टर्म देंगे बेटा कॉपर लॉस। अभी कल आपको बोला था ईडी करंट लॉस, जब भी आपकी करंट चूंकि मेटेलिक आपका जो कोर होता है वो किसका सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है मेटल का है, तो उस केस में अगर वो सिंगल स्लैब के फॉर्म में बनाया जाता तो उस केस में जो हिस्टेरेसिस यानी ईडी करंट डेवलप होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती और एनर्जी लॉस की वैल्यू भी और ज्यादा होती। उस एनर्जी लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या करने के लिए एनर्जी लॉस की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए जो आपकी वाइंडिंग आपकी होती है क्या होती है, जो वाइंडिंग आपकी है यानी कि आप जो कोर मटेरियल बनाया गया उसको लेमिनेटेड बनाया जाता है। कैसा? लेमिनेटेड शीट के फॉर्म में, यानी कि लेमिनेटेड जो आयरन शीट लेते हैं उसको कंबाइन करके एक दूसरे की कांटेक्ट में रख के फिर हम लोग कोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस लेमिनेशन की वजह से थिन शीट होने की वजह से जो ईडी करंट डेवलप हो रहा था या जनरेट हो रहा था उसकी वैल्यू घट जाती है। ईडी करंट का जो जनरेशन आपका हो रहा था उसकी वैल्यू क्या कर जाती है आपकी रिड्यूस कर जाती घट जाती, तो उसी को ईडी करंट लॉस कह देते हैं बेटा। क्या बोलेंगे उसे? ईडी करंट लॉस कहते हैं। हिस्टेरेसिस आपको बोला गया था क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल है वो वहां पे क्या होगा जब करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होता है। अभी जब भी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है तो हमेशा जिस मैग्नेटाइजेशन के ड्यूरिंग जिस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन में फिर उसी पाथ को फॉलो नहीं करता है। उसमें देखो एक एरिया बनता था, आपको हिस्टेरेसिस का जो पढ़ाया गया था ना आई और एस के बीच में, कुछ याद आ रहा है? तो इस केस में क्या होता था यहाँ पे जब मैग्नेटाइज करते थे तो रिटर्न डीमैग्नेटाइजेशन के टाइम पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाने पे फिर सेम पाथ को फॉलो नहीं करता था, तो इसके बीच में एक अपने कर्व इस तरह से कुछ बनाया था, याद आया? ठीक,
तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो कर्व बनता है तो इसका जो एरिया कवर्ड होता है ना, यही आपका इसमें लॉस के बराबर होता है। जो लॉस आप होगा, ठीक है, स्ट्रेसेस लॉस जिसे हम लोग बोलेंगे, तो जो आपका यहाँ पे स्ट्रेसेस कर्व बनाते हैं, इनके बीच का जो एरिया कवर्ड ये हो रहा है, वो उसके लॉस से क्या हो जाता है बराबर। जैसे पीवी ग्राफ आप बनाते हैं तो उसके बीच एरिया कवर्ड आपका क्या होगा, वर्क डन के बराबर होता है। ऐसे यहाँ पे हीटिंग के लिए रिस्पांसिबल जितना स्ट्रेसेस कर्व का एरिया ज्यादा होगा, उसमें हीटिंग उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या करेगा, लास्ट एनर्जी की उतनी ज्यादा होगी। तो ये केस आपका हो गया। तीसरा कंडीशन हम लोग कह लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। जब भी आपको फील्ड, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप हो रहा है करंट पास होने की वजह से, वो टोटल का टोटल प्राइमरी वाला सेकेंडरी से पास आउट नहीं होता है। जब प्राइमरी वाला सेकेंडरी से पास नहीं होगा, इसका मतलब वहां पे भी कुछ ना कुछ लीकेजेज होंगे, और जब लीकेजेज होंगे तो उस कंडीशन में उसी को हम लोग टर्म दे देते हैं बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। क्या बोलेंगे उसे, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज कह लेते हैं। ठीक, फिर आता है बेटा हमिंग लॉसेज। हमिंग आपको कल बोला था कि बेटा जब ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग कंडीशन में हो, यानी कि उसमें सप्लाई आ रही हो, तो आप ट्रांसफार्मर के पास से गुजरते हो तो वहां पे एक साउंड सुनाई पड़ता है वाइब्रेशन की, उसी को हमिंग साउंड कहते थे। ठीक, तो उसमें भी आपको अगर एनर्जी यानी कि क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा साउंड के फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मींस उस फॉर्म में भी आपकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो ये डिफरेंट हमारे फॉर्म्स हैं बेटा जिसमें एनर्जी हमारी ट्रांसफार्मर में लॉस होता है। तो साथ में थोड़ा सा लिख लीजिए, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर के लिए आता बेटा, तो पहला लिख लीजिए कॉपर लॉस, CU। पहला पॉइंट बना लो बेटा, कॉपर लॉस। कॉपर लॉस देखिए, when current flow through the transformer, when current flow through the transformer, देखिए some power is always wasted in the form of heat। और जब हीटिंग के टर्म में हम लोग लिखेंगे बेटा, तो ऐसे इक्वल टू आपने पढ़ा होगा I2RT या B2/R into T। तो I2RT, सम पावर इज ऑलवेज हीटेड इन द फॉर्म ऑफ क्या, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कुछ ना कुछ पावर हमेशा किस पे, हीट के फॉर्म में बेटा लॉस होता है। सम पावर इज ऑलवेज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक, लॉस इन द फॉर्म ऑफ क्या लिखा है बेटा, हीट। तो ऑलवेज कुछ ना कुछ पावर उसमें आपका हीट के फॉर्म में लॉस होता है। लिखिए, टू मिनिमाइज दिस लॉस, वाइंडिंग आर मेड अप ऑफ। अच्छा ये बताओ, जो थिन वायर होते हैं उसके रेजिस्टेंस ज्यादा होते हैं कि थिक वायरों का? पतले एक ही मटेरियल का अगर बना हुआ हो तो जो पतले वायर होंगे उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, कि जो मोटा होगा उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी? जितना थिन होगा बेटा उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगा। आपने पढ़ा होगा क्या, R इक्वल टू रो L बाई A। ठीक, तो A की वैल्यू कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, A की वैल्यू ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इसीलिए वाइंडिंग में जो हम लोग क्या वायर यूज करते हैं कॉपर का ना, उसके क्या किया जाता है, थिक बना लिया जाता है जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो। तो लिखिएगा बेटा, क्या लिखा है पॉइंट बोलो, टू मिनिमाइज द लॉस, टू मिनिमाइज द क्या, टू मिनिमाइज दिस लॉस, टू मिनिमाइज दिस लॉस वाइंडिंग WINDING वाइंडिंग्स आर मेड अप ऑफ thick copper wire so resistance will be reduced,
so resistance will be reduced. हो गया? दूसरा लिखिएगा ईडी करंट लॉस बेटा, ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस। देखो लिखिएगा सम इलेक्ट्रिकल पावर इज वेस्टेड इन, some electrical power is wasted, some electrical power is wasted some electrical power is wasted in the form of heat, some electrical power is wasted in the form of heat due to eddy current, due to eddy current induced in core, due to eddy current induced in core, induced in core, induced in core बेटा, induced in core हो गया, core CORE core। आगे लिखिए to minimize this loss, to minimize this loss, transformer cores are laminated, transformer cores are laminated, हो गया, laminated and silicon is added to the, and silicon यानी कि आयरन के साथ सिलिकॉन मिक्स कर देते हैं, सिलिकॉन आर added to the core material, silicon are added to the core material which increases the resistivity, which increases the resistivity, हो गया, रेजिस्टिविटी लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन से द मटेरियल ऑफ द कोर, द मटेरियल ऑफ द कोर is then called, material of the core is then called silicon iron, silicon iron that is उसी को स्टील कह लेते हैं, ब्रैकेट में कर लो स्टील, हो गया। आगे लिखिएगा कि हो गया आपका बेटा कौन सा, एडी करंट लॉस। ऐसा होता है नेक्स्ट हिस्टैरिसीस लॉस, देखिए हिस्टैरिसीस HYSTERIS, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, हो गया हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। द अल्टरनेटिंग करंट, हिस्टैरिसीस लॉस में कर लो बेटा, the alternating current flowing through the coil, the alternating current flowing through the coil magnetizes and demagnetizes, magnetizes and demagnetizes the iron core, magnetizes and demagnetizes the iron core again and again,
magnetizes and demagnetizes the iron core again and again. Therefore, during each cycle of magnetization, some energy is lost due to hysteresis. Okay, and this loss can be minimized by selecting the material of core which has a narrow hysteresis loop. हिस्टेरेसिस लूप की वैल्यू कैसी हो? पतली हो। जैसे आपने पढ़ा था स्टील और सॉफ्ट आयरन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो किसका पतला था? सॉफ्ट आयरन का थिन होता था, इसीलिए वहां पे लॉसेस जो होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस की वैल्यू कम होती थी, इसीलिए कोर मटेरियल जो आपके होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। उसी वजह से कोर मटेरियल जो आपके ट्रांसफार्मर के होते बेटा वो सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा therefore core of transformer is made up of transformer is made up of soft iron, and now it is made up of perm alloy कहलाता है बेटा, PERM ALLOY, परम एलॉय, यानी कि ये हमारा क्या किया जाता है? ठीक है, इसको बनाया जाता है परम एलॉय का, और इसमें जो कंपोजिशन आपका होता है, ठीक है, लगभग 22% हमारा आयरन होता है, 78% आपका जो होता है वो निकेल होता है। तो यही ब्रैकेट में लिख लेना, परम एलॉय आयरन अप्रॉक्सीमेटली बेटा 22% एंड निकेल अप्रॉक्सीमेटली 78%। तो जो हम लोग केवल सॉफ्ट आयरन का बनाते थे ना, आज के डेट में सॉफ्ट आयरन की जगह पे, उससे की जगह पे और ज्यादा इसकी क्या बाकी फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए लॉसेस को परम एलॉय का यूज किया जाता है। ठीक, अब उसमें एक फायदा ये भी होता है, जो परम एलॉय होती है उसकी थर्मल कैपेबिलिटी भी ज्यादा होती है, मतलब अगर बाय द वे थोड़ी बहुत हीटिंग हो रही है तो जो कोर मटेरियल होता है मेल्ट नहीं करता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन थोड़ा सा उसकी मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली उससे कम होती है, तो वो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते थे, बट यहाँ पे डैमेजिंग चांसेस भी थोड़ा सा घट जाता है। तो कई पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसकी क्वालिटी जो है सॉफ्ट आयरन से हम लोग बेहतर मानी जाती है। ठीक, लेकिन उसकी वजह से कास्ट बढ़ जाता है। पहले वाला जो था उसका कास्ट क्या कम आता, सारे आयरन सस्ता मिलता है, ठीक, लेकिन जब उसमें निकल मिलाते हैं तो कास्ट क्या आता है? बढ़ जाता है। लेकिन कास्ट बढ़ता है बट एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, तो इसलिए आजकल एफिशिएंसी फैक्टर मेजर है, तो उस केस में ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो परम एलॉय का यूज कर रहे हैं। ठीक, पुराने जितने ट्रांसफार्मर हुआ करते थे मोस्टली वो सॉफ्ट आयरन का कोर बनाया जाता था। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज लिखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स
magnetic flux produced in primary winding, magnetic flux produced in primary winding, produced in primary winding is not completely is not completely linked with the secondary. Okay, due to this some magnetic lines of forces force cannot pass through secondary, तो प्राइमरी से जो भी आपकी लाइन्स ऑफ फोर्सेज जनरेट होंगी बेटा, वो सारे के सारे सेकेंडरी के थ्रू हमारा पास आउट नहीं होते हैं। कैन नॉट पास थ्रू सेकेंडरी, लिखिएगा आगे। टू मिनिमाइज दिस लॉस secondary winding is kept inside the primary winding. 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 हो गया? सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग के क्या, सेकेंडरी टू मिनिमाइज दिस लॉस सेकेंडरी वाइंडिंग इज केप्ट इनसाइड द प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक, अगला लिखिएगा, रुक गया बेटा। सेकेंडरी वाइंडिंग को प्राइमरी रखें, प्राइमरी को सेकेंडरी रखें, पास तो सेकेंडरी से करना है ना, तो नीचे कौन रहेगा, प्राइमरी, ऊपर कौन रहेगा, सेकेंडरी। क्या लिखा है, नहीं ऐसे ही लिख लो, टू मिनिमाइज दिस क्या लॉस लिख लो, सेकेंडरी वाइंडिंग इज केप्ट आउटसाइड द प्राइमरी कर दो, इनसाइड की बजाय क्या कर दीजिए, आउटसाइड कर दीजिए। वो जब सेकेंडरी वाला प्राइमरी के बाहर होगा तो जो भी प्राइमरी से जनरेट होगा बेटा, वो सारा का सारा सेकेंडरी से क्या होगा, पास आउट होगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा कौन सा लॉस, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। तो जिससे टोटल जो फ्लक्स वहां से जनरेट हो रहा है प्राइमरी से, वो सारा सारा सेकेंडरी से पास आउट हो, तो जो क्या लीकेजेस था फ्लक्स का, वो हमारा घट जाएगा, तो उस केस में आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अगला अपने हमिंग लॉस लिखा था, हमिंग लॉसेस, HUMMING, हमिंग लॉसेस। हमिंग लॉसेस देखिएगा, ड्यू टू द passage of क्या लिखा है बेटा, passage of alternating current, due to the passage of alternating current, लिखना, the core of transformer start vibrating, the core of transformer start vibrating and produces humming sound,
स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसेस हमिंग साउंड, तो वो हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, देखिए 10 some part of the electrical energy is wasted in the form of humming sound। जो वाइब्रेशन की साउंड डेवलप होती है बेटा, उसमें कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या करेगा, ठीक है, हमिंग साउंड। ठीक, तो हमिंग साउंड में क्या जो प्रोड्यूस हो रही है क्या ट्रांसफार्मर में बेटा, उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, लॉस इन द फॉर्म ऑफ हमिंग साउंड। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, तो कुछ आपकी एनर्जी जो है वो हमिंग साउंड के फॉर्म में क्या होती है, आपकी लॉस हो जाती है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं भैया, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, खड़े हो जाओ दोनों मित्र, खड़े हो जाओ। ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हैं, खंभे पे लगा देते हैं, लगा के छोड़ देते हैं उसको। अरे भाई खंभे पे क्या करने लगा देते हैं, क्या करने के लगाते हैं खंभे पे, अच्छा करंट की वैल्यू घटाने बढ़ाने के लिए। तो आपके घर के ट्रांसफार्मर जो लगा है वो बढ़ाता घटाता है करंट को, अरे घर के पास में जहां भी आया हुआ सप्लाई जो ट्रांसफार्मर लगा है वो करंट की वैल्यू को बढ़ाता है घटाता है, कोई बोलेगा नहीं, बोलिए नहीं साहब, मित्रता ज्यादा मन भाई है जी। जो आपके घर के नियर जहां से आपके यहाँ सप्लाई आई है वो ट्रांसफार्मर जो करंट आता है उसकी वैल्यू को बढ़ाता है या घटाता है साहब, करंट की वैल्यू को घटाता है। इन्होंने सही बोला, हाँ करंट की वैल्यू को घटाता है जी, घटाता है जी, नहीं बोलेंगे तो वही मान लिया जाएगा ना। क्या करता है करंट की वैल्यू को, पता नहीं, लेकिन आप करंट क्या करता है ये बताओ। अरे भैया हम पूछे तुम्हारा नाम बोलोगे, पापा का नाम, हम पूछे करंट क्या करता है, अच्छा करंट की वैल्यू तो यही बोलो ना सीधे जी, घटाता है, बहुत मारेंगे, हाँ घटाता है, जी बढ़ाता है, बढ़ाता है, अरे बढ़ाने वाले हो, हाँ समझाया जाए, चश्मा पकड़ो नहीं गिर जाएगा नीचे, हाँ तब थोड़ा सा सिंसियरली सुन लिया करिए, हर कॉपी के हर बात करने में कहाँ बच जाते उनसे बात करने में, हाँ तुम्हें एकदम लास्ट सीट में बैठाएंगे, तो हफ्ते में 3 दिन आओगे तो पड़ोसियों का हाल चाल पूछने में घंटा ले लेते हो, हाँ हाँ तुम्हारे बिना वैसे डिस्टर्ब रहता था, हाँ बैठो, हो गया। हमने करंट पूछा था बेटा, वोल्टेज नहीं पूछा था। तो स्टेप क्या, क्योंकि हमारे घरों के नियर में कौन सा ट्रांसफार्मर था, डाउन किया जी, डाउन था, डाउन वाला किसको डाउन करता है, वोल्टेज को, तो करंट को क्या करेगा, अप करेगा। ठीक, तो करंट की वैल्यू को बेटा इंक्रीज करता है, वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज करता है। ठीक, अगर अपना बतियाते होते तो सही आंसर आ गया होता है ना। चलिए हो गया, नेक्स्ट लिखेंगे यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर, यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर, यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर, लिखिए ट्रांसफार्मर आर यूज्ड in almost all AC operations, ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट लगभग ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेशन, जितने भी हम लोग काम करते हैं, ऑपरेशन मतलब चीर फाड़ नहीं, जितने भी इलेक्ट्रिकल वर्किंग हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक क्या
ऑलमोस्ट ऑल एसी ऑपरेशंस, मतलब एसी सप्लाई के लिए डीसी में नहीं काम करता भैया, ठीक। लाइक एसी ऑपरेशंस बेटा, लाइक पहला फर्स्ट है इन वोल्टेज रेगुलेटर्स, इन वोल्टेज रेगुलेटर्स फॉर, अब जितना भी वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर में हो, एसी में हो, टीवी में हो, जहां भी आप यूज करते हो, लिख लो फॉर रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, टीवी, एसी, ठीक, एटीसी कर लो। एसी होता अल्टरनेटिव कार नहीं है, एयर कंडीशनर है, लिख लो बेटा, नहीं तो फिर एसी उड़ा दो। एयर कंडीशनर एटीसी कर लो। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं वहां पे क्या करेगा, वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। दूसरा इन द इंडक्शन फर्नेसेस, इन द इंडक्शन फर्नेसेस, इन द इंडक्शन फर्नेसेस। तीसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पजेज, फॉर वेल्डिंग, जो वेल्डिंग मशीनें होती है ना, जहां से जोड़ने का काम करते हैं, वहां पे जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, देखो लगा होता है ना मशीन जो होती है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहां यूज किया जाता है, ठीक। अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट, इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी पावर, या एसी सप्लाई जो भी कर लो, इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ट्रांसमिशन ऑफ एसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो एसी का जो ट्रांसमिशन किया जाता है बेटा लॉन्ग डिस्टेंस तक, उसके लिए हम लोग बेटा इसका यूज करते हैं, फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरी तक एसी सप्लाई को क्या करने के लिए, ठीक है, पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप लो वोल्टेज पे सप्लाई आप ट्रांसफर करेंगे तो उसके इसमें एनर्जी लॉसेस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है। तो एनर्जी लॉस को रिड्यूस करने के लिए आपको हाई वोल्टेज पे क्या किया जाता है, स्टेप अप करके, यानी कि जो जनरेट होती है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उससे हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट करके तब ट्रांसमिट किया जाता है। ऐसा नहीं 33,000 वोल्ट पे आपका जनरेशन होता है, जनरेशन नॉर्मल वोल्टेज पे ही होता है, लेकिन उसको स्टेप अप करके कितना पे 33,000 वोल्ट अपने यहाँ जो सप्लाई पावर हाउस से आती है, यहाँ लोकल नहीं, जहाँ से आपका जनरेशन हो रहा है, वो 33,000 वोल्ट पे आती है। आपके शहर के पावर हाउस पे आने के बाद वो 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट होती है, और फिर आपके घर तक पहुंचने के बाद वो क्या 220 वोल्ट में फिर से रिड्यूस की जाती है, ठीक। चलिए आगे लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स are used in electrical power distribution, are used in electrical power distribution, are used in electrical power distribution, used in electrical power distribution। तो इलेक्ट्रिकल पावर किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन में उसका यूज करते हैं बेटा, और यूज इन इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह सेटअप करते हैं वहां पे भी यूज करते हैं बेटा, लिखिए ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन रेडियोग्राफी, आर यूज्ड इन रेडियोग्राफी, टेलीविजन, रेडियोग्राफी
कमा टेलीविजन, कमा रेडियो, टेलीफोन ईटीसी, रेडियो टेलीफोन ईटीसी, रेडियो टेलीफोन ईटीसी। हो गया। नेक्स्ट, अगला रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स आर यूज इन रेडियो कम्युनिकेशन। जो भी हमारे सूचनाएं आती हैं वो सब रेडियो वेव के थ्रू आती है बेटा, ठीक। चाहे वो आपका कैसा हो, ऑडियो सिग्नल हो या वीडियो सिग्नल, जो भी आती हैं वो सब रेडियो वेव के थ्रू आती हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आपका ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वो रेडियो कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन का मतलब खाली नहीं कि रेडियो से जो हम लोग सुनते हैं, किसी भी सोर्सेस से जो भी हमारे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, ऑडियो वीडियो जो भी है वो सब हमारे रेडियो वेव के थ्रू ट्रांसमिट की जाती हैं। अगला लिखिएगा, देखिए ट्रांसफार्मर्स आर आल्सो यूज्ड इन, ट्रांसफार्मर्स आर आल्सो यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग, ट्रांसफार्मर्स आर आल्सो यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग। अब ये तो बेटा इस पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया, फिर रेगुलरली बहुत ज्यादा नहीं आपका होता है, लेकिन बीच बीच में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब पूछे जाते हैं तो फ्री के होते हैं, ठीक। अब एक आप इफिशिएंसी के बेस पे भी क्वेश्चन कर लीजिए, तब फिर देखा जाए। लिखिएगा, बोले लिखना, इफिशिएंसी ऑफ ए efficiency of a transformer is 80%. Efficiency of a transformer is 80%. देखिएगा, if input power is 400 watt, input power is 400 watt, and input voltage is 50 volt, then determine output, then क्या लिखा है बेटा, determine output, then determine output voltage and output current, then determine output voltage and output current. Then determine output voltage and output current. हो जाएगा। उठा के देखो, ट्रांसफार्मर यहाँ पे एसी में दे दिया है।
आया बेटा? दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, जल्दी करिए। हाँ बेटा, आउटपुट पावर और करंट वोल्टेज। हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन बोला गया है? क्वेश्चन बोलो, क्या बोला गया था? टर्न्स दिए गए हैं नहीं। तो बिना टर्न के आपको आउटपुट क्या वोल्टेज नहीं निकाल पाएंगे। efficiency of transformer 80% if the input power is 400 watt and input voltage 50 watt. Then determine आपको टर्न्स नहीं दिए गए हैं बेटा। देन डिटरमाइन, ऐसा कर लो, आउटपुट इनपुट वोल्टेज 50 वोल्ट। देन डिटरमाइन आउटपुट। आउटपुट केवल बेटा आप पावर कर लीजिए। हाँ पावर, क्योंकि आपको जब तक टर्न्स नहीं दिए जाएंगे तब तक आप क्या करंट की वैल्यू और किसका वोल्टेज की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। या कहिए उसे मना दें आउटपुट पावर, कैसे मान कर लिया आउटपुट पावर निकाल लो। ठीक, अब वहां तक एक टर्न हम दे दें, लिख लीजिए आउटपुट पावर हो गया, लेकिन वो आइडियल के लिए अपने रहने दीजिए, पावर ही निकाल लीजिए। आउटपुट पावर जब निकालेंगे तो हम लोगों ने एफिशिएंसी लिखा था बेटा, क्या एफिशिएंसी जो आया था आपका, ये पी आउट अपान क्या पी इन इंटू 100, ये लिया था ना। कितने परसेंट दिया भैया? 80%। आउटपुट हमें चाहिए इनपुट गुणे क्या 100, ये दो जीरो काट दो तो पी आउटपुट की जो वैल्यू आएगी 8 4 जा 30, 302 वाट। ठीक, तो 320 वाट के क्या हो गया, बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन करिएगा। आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके यहाँ किताबों में अल्टरनेटिव करंट में जो दे दिया है वो क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर को दे दिए हैं, तो यहाँ ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, अल्टरनेटिव में कर लीजिएगा। ठीक, लिखिएगा 2023 का आपका नीचे क्वेश्चन है, देखिए ये 12 वोल्ट 60 वाट लैंप, एक 12 वोल्ट, हाँ 2023 का क्वेश्चन है आपका, PYQ का है। लिखिए ये 12 वोल्ट 60 वाट लैंप इज, ये 12 वोल्ट 60 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, connected to the secondary of a step down transformer
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो whose primary is connected to a, whose primary is connected to an AC main of, whose primary is connected to AC mains of 220 volt, to AC mains of 220 volt, to AC mains of 220 volt हो गया। देखिए, assuming the transformer to be ideal, assuming the transformer to be ideal, transformer to be ideal, what is the current in the primary winding, what is the current in the primary winding, फ्रैक्शन में कितना आएगा, फ्रैक्शन में निकालो, डेसिमल में निकालिए। 0.27। देखो, हाँ 92.5 ज्यादा तो निकाला है, गड़बड़ कर दिए। क्या बोला बेटा, जो बोला गया था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसका जो VS है उसकी वैल्यू 12 वोल्ट दी गई है, फिलहाल इसका कोई यहाँ रोल नहीं है। और P की वैल्यू जो दिया गया है वो 60 वाट दिया है। ट्रांसफार्मर का नेचर कहा गया बेटा आइडियल है। क्या है जी, आइडियल। जब आइडियल होगा तो PP और PS बराबर होगा कि अलग अलग, सेम रहता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होती है इनपुट पावर आउटपुट पावर सेम रहते हैं। तो P इनपुट की जो वैल्यू यानी कि इसको P आउट था, और फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर किसके लिए, आइडियल ट्रांसफार्मर जो आपके होते हैं इनके लिए बेटा P इनपुट और P आउटपुट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो P इनपुट की वैल्यू जो होगी ये B क्या BP इंटू IP इक्वल टू P आउटपुट, सीधा सीधा आपको 60 वाट दिया गया है। ठीक, हमें निकालना क्या था, करंट। वोल्टेज कितना दिया है 220, यही है ना, इक्वल टू 60। तो यहां से करोगे बेटा IP की वैल्यू हो जाएगी 60/220, एक जीरो कटा, 2 से काट दो, 3 कितना 11 से डेसिमल लगाओगे 30, 11 2 जा 22, बचा आपका कितना 80 होगा, 11 7 जा 77, 77 जाएगा। ठीक, तो अप्रोक्सीमेटली 0.28 कर लो या 27 कर लीजिए। तो इतना एम्पियर करंट आपको यहाँ से, नहीं ये 7 बार नहीं जाएगा यार, अरे तो 3 बचेगा ना, तो 3 टाइम जाएगा, 30 हो जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो 2 टाइम तो 2 को हम राउंड ऑफ कर देंगे, तो 0.27 एम्पियर, 0.27 क्या हो गया एम्पियर हो गया। तो जो करंट आपका प्राइमरी कॉइल में होगा
ठीक है, वो 0.27 कैसे 62 पॉइंट समथिंग आला दिया जी। अरे कैसे करंट निकालोगे प्राइमरी का? 12 वोल्ट दिया, 12 वोल्ट सेकेंडरी का था सर। सेकेंडरी का तो आईएस यहाँ से निकल जाएगा। कैसे आईएस निकाल लोगे, लेकिन क्या नंबर ऑफ टर्न्स मालूम है? आई तो ये दिया गया है दोनों। अरे तो टर्न्स मालूम है क्या? दिया गया है ना आईएस, ये वाला फार्मूला जो होता है आईपी अपॉन आईएस बीएस अपॉन डीपी वाला जी 220 तब याद नहीं निकले। पावर जहाँ रहे आइडियल वहाँ पावर कंजप्ट पे आगे करिए, नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ कर देंगे, है ना। हम चूंकि टर्न्स नहीं है ना, टर्न्स होता है तब उस रेशियो को हम लोग फॉलो करते हैं, टर्न्स सही नहीं आगे किससे क्वेट करोगे। तब हो गया बेटा, अगला क्वेश्चन लगा लिया, समझ गया? अच्छा लगाने के बाद समझते हैं, हाँ अब फिर एग्जाम में आगे भुला जाएंगे। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लिखिएगा, आसान वाला। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 2021 का है बेटा 221। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन एसी मेंस सप्लाई। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर connected to an AC main supply of 220 volt. AC main supply of 220 volt is made to operate at 220 volt is made to operate at 11 volt 44 watt lamp. Made to operate at 11 volt 44 watt lamp. 11 वोल्ट 44 वाट लैंप लिखिए। इग्नोरिंग पावर लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, इग्नोरिंग पावर लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, पावर लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। What is the current in the primary circuit? 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 जल्दी से लगा लो बेटा। प्राइमरी सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी होगी? What is the current in the primary circuit? कल से बेटा आपको नेक्स्ट पीरियड से एसी शुरू किया जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक? हाँ बेटा 4 एम्पियर ज्यादा नहीं आ गया? हाँ क्या क्या दिया बेटा, बोलो जरा, क्वेश्चन पढ़ बेटा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है टू एसी में सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, मतलब इनपुट क्या 220 वोल्ट है, इज मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट 44 वाट इग्नोरिंग पावर लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट? ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, फिर वैसे से पीछे वाला था, P की वैल्यू कांस्टेंट है तो P इक्वल टू होगा BP इंटू कितना IP, कितना पावर कितना दिया है 44 और इनपुट तो IP निकालना था बेटा, तो IP की वैल्यू 44 अपान 220। देखो यहाँ से भाग देंगे, डेसिमल लगाओगे 440 हो जाएगा, 2 बार यार 0.2 एम्पियर। ये तो बहुत आसान था, है ना। कितना कर लेते बेटा, इस तरह से आपका यहाँ से आउटपुट क्या होगा वो निकल जाएगा, जो भी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन इसी टाइप के आपके डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना कर में आपको क्या अल्टरनेटिंग करंट शुरू किया जाएगा, ठीक।